नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जीके जीएस एवं करंट अफेयर की सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 7 और अंतिम वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख ले। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है। तो सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। ठीक है, अब अवतल दर्पण से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि यहाँ पर सभी देखेंगे। उदाहरण से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे कि गाड़ी की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक जो है वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आँख, कान, नाक और गले की जाँच के लिए डॉक्टरों द्वारा किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी नहीं, वास्तविक और आभासी दोनों होता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि गाड़ी के साइड मिरर में यानी कि पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए हेडलाइट में अवतल दर्पण था और जो साइड मिरर होता है पीछे देखने के लिए उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वो आभासी और सीधा होता है। अवतल दर्पण द्वारा कैसा था? वास्तविक और आभासी, और उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में। ठीक है, शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में। ठीक है, सेल कितने प्रकार का होता है? तो सेल दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक सेल होता है, दूसरा द्वितीयक सेल होता है। प्राथमिक सेल किसको कहते हैं? जो गैर रिचार्जेबल है, यानी कि जिसको रिचार्ज करके दोबारा यूज नहीं करते हैं, तो वो होता है प्राथमिक सेल, यानी कि जिसको एक बार यूज करके फेंक दिए। ठीक है, वो होता है प्राथमिक सेल कहलाता है। और द्वितीयक सेल जो रिचार्जेबल होता है, जैसे मोबाइल की बैटरी क्या है, द्वितीयक सेल में आता है ये सब। ठीक है, वो रिचार्जेबल, रिचार्ज करके फिर उसको यूज कर सकते हैं, तो वो द्वितीयक सेल कहलाता है। जैसे प्राथमिक सेल के उदाहरण में आपको आ जाएगा लेक लॉन्से सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल। ठीक है, लेक लॉन्से ये जो है ये प्राथमिक सेल में आता है, शुष्क सेल प्राथमिक सेल में आता है, डेनियल सेल भी प्राथमिक सेल का उदाहरण है। द्वितीयक सेल में आता है सीसा संचायक सेल, अम्ल संचायक सेल, ये सब द्वितीयक सेल का उदाहरण है। ठीक है, सेल के बारे में और भी डिटेल में पीछे आपको क्वेश्चन में बताया गया है, जो पीछे नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि इलेक्ट्रिक अलार्म सायरन टेलीफोन में किसका लेक लॉन्से सेल का प्रयोग किया जाता है? यानी कि इलेक्ट्रिक अलार्म में ये लेक लॉन्से सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और सायरन टेलीफोन में भी लेक लॉन्से सेल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है, डायरेक्ट उदाहरण से पूछ लिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक अलार्म में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? तो लेक लॉन्से सेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है कि बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है, तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। अच्छा, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य हो गया सबसे कम, लाल रंग का हो गया सबसे अधिक हो गया। ठीक है, अब इसी तरह इसका ठीक उल्टा होता है, बैगनी रंग का प्रकीर्णन वो सबसे अधिक होता है। देखिए तरंगदैर्घ्य इसका कम है। ठीक है, ऐसे रिलेट कर लीजिए तो याद रहेगा। इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है बैगनी का, इसलिए इसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा है, अपवर्तन भी इसका बैगनी रंग का सबसे ज़्यादा है, और लाल रंग का प्रकीर्णन और अपवर्तन सबसे कम है। ठीक है, बैगनी और लाल से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि इंद्रधनुष में नीचे का रंग कौन सा होता है? इंद्रधनुष में जो 7 रंग होता है उसमें नीचे रंग कौन सा होता है? तो वो होता है बैगनी रंग। ठीक है, इसको याद रखना है। इंद्रधनुष का रंग जो है VIBG, विग योर। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे नीचे ये हो गया बैगनी रंग, सबसे ऊपर लाल रंग, बीच वाला पूछता है इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो ग्रीन रंग होता है ना, ये ग्रीन जो है हरा रंग होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है विद्युत इस्त्री में
क्या उपयोग होता है? विद्युत इस्त्री यानी कि ये आयरन की बात हो रही है ना, तो इसमें क्या उपयोग होता है? तो इसमें नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम का तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि हीटर का तार किसका बना होता है? तो हीटर का तार भी नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, विद्युत इस्त्री और हीटर का तार दोनों में नाइक्रोम होता है। और एक टंगस्टन किस में होता है? तो एक क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, तो याद रखना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना है आपको कि नाइक्रोम और टंगस्टन ये दोनों का प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो दिष्ट धारा नहीं, वो दिष्ट धारा होता है डायरेक्ट करंट, यानी इसका होता है एसी है ना, अल्टरनेटिव करंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा जो कि एसी के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना ट्रांसफार्मरों का। ठीक है, देखिए एक होता है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट एसी, एक होता है दिष्ट धारा। ठीक है, जो कि डायरेक्ट करंट होता है। तो ट्रांसफार्मर में जो होता है, या तो अपने जो घरों में बिजली जलती है वो किसका क्या होता है? उसमें एसी होता है। ठीक है, अल्टरनेटिव करंट होता है। ठीक है, अच्छा, वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर को दो भाग में बांटा गया। ठीक है, ट्रांसफार्मर के दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है वो वोल्टेज को बढ़ा देता है और स्टेप डाउन जो है वो वोल्टेज को घटा देता है। स्टेप डाउन जो है वोल्टेज को घटा देता है, स्टेप अप वो वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड किसका बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड नर्म लोहे का बना होता है। चलिए नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान है। तो गुरुत्वाकर्षण तो यहाँ नहीं होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। स्मॉल जी मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण होना चाहिए यहाँ। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। एक होता है स्मॉल जी, ठीक है, ये हो गया। एक होता है कैपिटल जी। ठीक है, तो स्मॉल जी ये होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है। ये क्या है? तो जो कैपिटल जी है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसका मान कितना होता है? तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है। देखिए, जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है ये क्या है? ये घटता बढ़ता है कभी भी। जैसे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ठीक है, और ये जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान, ये ब्रह्मांड में हर जगह समान रहता है, यानी कि कहीं भी इसका मान बदलता नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, इसका नाम है जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, यानी कि सब जगह इसका मान समान होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है कैपिटल जी, इसका मान किसने दिया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि। तो गर्म सूप या तो गर्म सब्जी ये सब क्या है? थोड़ा ठंडा का मुकाबला ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो वो कैसे होता है? उसका मेन कारण क्या है? इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है, इसके कारण गर्म सूप जो तो गर्म सब्जी ये सब क्या ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। ठीक है, तो अब क्या है? पृष्ठ तनाव से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कई बार रिपीट हुआ है। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। जैसे कि वर्षा की बूंदें गोलाकार किसके कारण होती है? ये कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कितने बार पूछा गया नाम गिनाते ना। तो याद रखना हमेशा, वर्षा की बूंदें जो गोलाकार होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, जल में डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो कम हो जाता है। जल में डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि केरोसिन तेल को उस पानी पर छिड़का जाता है जिस पर मच्छर तैर रहे होते हैं, तो डूबने का कारण वो उसको क्या होता है? मच्छर का लार्वा मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण होता है ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो अब श्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो ये जो होता है ध्वनि जो होता है
अब ये 3 तरह से बांटा गया, 3 भाग में ना, 3 रूप में इसका होता है। अपसरभ्य होता है, एक सरभ्य होता है और एक होता है प्रासरभ्य होता है। तो अब सरभ्य जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होता है ना। अब सरभ्य हो जो गया वो 20 हर्ट्ज से कम हो गया, और जो श्रव्य तरंग होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, ठीक है। और प्राश्रव्य जो तरंग होता है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ें, ठीक है। तीनों से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अच्छा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत मोटर एक परिवर्तित करने वाला युक्ति है। तो विद्युत मोटर क्या है? तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है, ठीक है। अच्छा, ये आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है कौन? तो सितार बदलता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सितार बदलता है। अब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब क्या है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, है ना। डायनेमो को जिसे विद्युत जनित्र भी कह सकते हैं, विद्युत जनित्र भी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो ये चारों आपको याद रखना है, चारों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में सितार बदलता है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में विद्युत बल्ब, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। नेक्स्ट है, शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? लाइकेन। लाइकेन जो है ये शैवाल और कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है, लाइकेन, ठीक है। लाइकेन से और भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला तो याद रखना है, लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने किया था। थियोफ्रेस्टस ने लाइकेन का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। एक क्वेश्चन ये आता है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, वायु प्रदूषक के संकेत होते हैं, तो वो कौन होता है? तो लाइकेन होता है। वायु प्रदूषक के संकेत लाइकेन होता है, ठीक है। अब देखिए, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोर्टिकोल्स कहा जाता है ना। कोर्टिकोल्स कहा जाता है पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को, और खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है, ठीक है। तो दोनों याद रखना है, पेड़ों की छालों पर कोर्टिकोल्स, ठीक है। पेड़ों की छालों पर जो उगने वाला होता है वो कोर्टिकोल्स होता है, कोर्टिकोल्स। और जो खाली चट्टान पर उगने वाला लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सेक्सिकोल्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है कि नील हरित शैवाल किसे कहा जाता है? तो नील हरित शैवाल किसको कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्रश्न और याद रखना है, जैसे शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और एक कवक का अध्ययन क्या कहा जाता है? तो ये दोनों को ऐसे याद रखना है ताकि भूले भी नहीं और कन्फ्यूजन भी ना हो, ठीक है। शैवाल का अध्ययन कहलाता है क्या? फाइकोलॉजी। इसे याद ऐसे रख लीजिएगा, साफ काम, है ना। एक शब्द याद रखिएगा, दोनों कभी नहीं भूलिएगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। साफ काम यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे साफ काम, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना कि शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आपको ये शब्द याद आ जाएगा, साफ काम, यानी शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नेक्स्ट है कि प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण जो है ये किस सिद्धांत पर होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है। इसका करेक्ट आंसर बी हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है, ठीक है। प्रकाशिक तंत्र एक है ना, प्रकाशिक तंत्र यानी प्रकाश जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, प्रकाशिक तंतु, इसका आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र सिंह कपानी ने किया था, ठीक है, याद रखना है। और ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते किसे हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? देखिए, यदि सघन माध्यम में प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से
अधिक कोण पर आपतित होती है तो यह दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से वापस सघन माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कांच में जो पड़ी दरारों का चमकना ये किसके कारण होता है। ऑप्शन में दे दिया जाएगा अपवर्तन, परावर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, व्यतिकरण। तो आपको याद रखना है इसमें उदाहरण से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही कांच में पड़ी दरारों का चमकना है, हीरे का चमकदार दिखाई देना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। पानी में हवा के बुलबुले का चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। और रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की एक इकाई है। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो कई लोग कन्फ्यूजन हो गए थे, है ना। प्रतिरोधकता की इकाई याद क्या रहता है सबको, प्रतिरोध का इकाई जो है ओम। ठीक है, बस यही याद रहता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए इसे याद रखना है। प्रतिरोधकता का इकाई होता है, देखिए प्रतिरोध एक होता है, ठीक है, प्रतिरोध का इकाई होता है ओम। ठीक है, याद रखना है प्रतिरोध का इकाई क्या होता है, ओम। अब प्रतिरोधकता का इकाई होता है ओम मीटर, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ओम मीटर। ठीक है, तो इसे ऐसे रिलेट कर लीजिए। देखिए प्रतिरोध ये क्या है, शब्द में छोटा है तो इसका छोटा वाला आ गया ओम। अब प्रतिरोधकता ये थोड़ा बड़ा हुआ तो इसका इकाई क्या, ओम मीटर। तो ऐसे याद रख लेना। ठीक है, प्रतिरोध का इकाई मात्रक ओम, अब प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है जो कि आपको याद रखना है। देखिए, तैयारी करने का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शानदार तरीका यही होता है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आए उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए। और कन्फ्यूजन वाला जो क्वेश्चन है वो एक साथ वो भी रिवीजन करना चाहिए। कन्फ्यूजन वाला ज़्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे जो कन्फ्यूजन वाला, जैसे कि विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, आपको नोट कर लेना है, या तो वीडियो दोबारा देखिएगा आपको याद भी हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। एक होता है विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर है। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे है, एक विद्युत धारा एक विद्युत क्षेत्र, है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपको याद है कि एम्पियर, और विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक पूछ दे तो वोल्ट प्रति मीटर है। ठीक है, इसी तरह कन्फ्यूजन वाला है कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला हो गया। और एक होता है चुंबकीय प्रवाह, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक वेबर होता है। ठीक है, चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक वेबर हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक वो टेस्ला हो गया। और एक है चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स का भी एसआई मात्रक वेबर ही है। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला, और चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय फ्लक्स ये दोनों का एसआई मात्रक वेबर है। ठीक है, तो इसे याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट है, विभवांतर की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो विभवांतर की माप किसके द्वारा, तो वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। विभवांतर की माप किसके द्वारा, किस यंत्र के द्वारा, तो वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। ठीक है, अच्छा एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी को याद रखना है आपको। तो एनीमोमीटर से क्या वायु की गति मापी जाती है। वायु की गति देखिए एनीमोमीटर से मापी जाती है। और एक होता है ओमीटर, ओमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, ओमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। ठीक है, और ये हो गया गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन किया जाता है गैल्वेनोमीटर से। अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का माप गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। ठीक है, विद्युत धारा को तो आमीटर से मापा जाता है, लेकिन अगर बोल दे अत्यंत सूक्ष्म जो है उसका माप किससे किया जाता है, अत्यंत सूक्ष्म विद्युत धारा का मापन गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन आता है जैसे वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखना है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है,
तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है कि लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है। तो लैक्टिक अम्ल जो है वो कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है, तो वो करता है प्रकाशिक समावयवता। इसका करेक्ट आंसर है प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अब लैक्टिक जो है ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक अम्ल से 2-3 प्रश्न जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो एक तो याद रखना है क्या, देखिए पहले तो ये बात करते हैं समावयवता। समावयवता का शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो बर्जेलियस ने दिया था। ठीक है, समावयवता शब्द सर्वप्रथम बर्जेलियस ने दिया था। अच्छा, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, तो लेक्टोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, दूध की शुद्धता लेक्टोमीटर से मापा जाता है। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि दूध का घनत्व किससे मापा जाता है, तो लेक्टोमीटर से ही मापा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि दही में जो कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है दूध से दही जमने में कौन सा अम्ल सहायक होता है, तो लैक्टिक अम्ल है ना, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है कि सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है इसमें से, वो आपको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इसके केंद्र से एक सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या तो परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है, या परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर पहले बढ़ता है और फिर घटता है, या तो इसके केंद्र से एक सिरे की ओर जाने पर घटता है। तो क्या होता है, देखिए किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो है वो परिनालिका की अक्ष के अनुदिश चलने पर अपरिवर्तित रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन भी कर लेंगे। जैसे विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति मीटर, है ना। विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ठीक है, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला हो गया, और चुंबकीय प्रवाह और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो गया। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट सारे हैं वो याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपका फिजिक्स से बिहार एसएससी में अब तक पूछे गए सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होता है समाप्त। और कल से हम लोग केमिस्ट्री से सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का स्टडी करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।